नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, मुझे मालूम है ये वीडियो मुझे काफ़ी दिन पहले लेके आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और उम्मीद है कि इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न जो आपके लिए बन सकते हैं, तो इस वीडियो से बन सकते हैं। आप जरूर देखिएगा और इसमें बहुत सारे नए प्रश्नों का समावेश किया गया है। हो सकता है जितना साहित्य में से प्रश्न बन सकता है वो इस वीडियो से आपको जरूर मिले। उम्मीद है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो बात करते हैं। ये एक हिंदी साहित्य की संपूर्ण वीडियो है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन देखिएगा जरूर, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मैं बात करता हूं सीधे पॉइंट की। तो यहाँ पे बात करते हैं पहला प्रश्न। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनिष्ठ सहायक में आया हुआ एक प्रश्न है। तो ये नाम सुझाया था राजा राम मोहन राय। कि जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है दोस्तों व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हिंदी को संविधान सभा ने कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को संविधान सभा ने भाषा का दर्जा दिया है राजभाषा का। कौन सी भाषा का? राजभाषा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप यहां से देख सकते हैं। जो हिंदी है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का शब्द है? फारसी। ये बात आपको याद रखनी है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी का है। आपसे पूछा जाएगा जो राजभाषा है ये किस भाग में है? तो ये भाग 17 से बिलोंग करती है। ठीक है, हमारे संविधान में भाग 17 में किससे संबंधित है? भाग 17 से हमारी राजभाषा संबंधित। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद है 343(1). कौन सा है? 343(1). पूछा जाएगा संघ की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी साथियों? देवनागरी। ठीक है, ये बैठक जो है संविधान सभा की 14 सितंबर 1949 को होती है। संविधान सभा की बैठक में जिसमें निर्णय लिया गया हिंदी को राज संघ की क्या माना जाएगा? राजभाषा। तो हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। ठीक है, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाता है कि भाई राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ है? 1955 में। आर्टिकल किसके तहत हुआ है? 344(a) के तहत। कभी कभी पूछ लिया जाए कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं या कितने हैं? तो आपके 9 राज्य, आपके उत्तर भारत के कितने राज्य? 9 राज्य किसमें आते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में। और एक आता है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, क्या दोस्तों? दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए? 10। ये सब क्या है? हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए जी, बात कर लेते हैं भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिखने के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि। जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क, ठीक है, तो ये लिखा हुआ जो रूप है यही क्या है? आपकी लिपि है। यही क्या है? चिन्ह है। कौन सी लिपि है? तो ये आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। चलो जी, बात कर लेते हैं कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो हम यहाँ से देखें, मराठी है, नेपाली है, हिंदी है और पंजाबी है। तो आपकी जो पंजाबी है वो किस में नहीं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इसका जवाब हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी। ठीक है, तो इसमें आपकी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? मराठी हो गई, नेपाली हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो जाएगी और आपकी कुल्लुई हो जाएगी और आपकी उर्दू हो जाएगी। तो वो सब किस में लिखी जाएगी? देवनागरी। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी देवनागरी लिपि है वो किस नागरी की किस शाखा से बिलोंग करती है? तो यहाँ से देखेंगे तो नागरी की 2 शाखाएं हैं। नागरी की 2 शाखाएं, एक पश्चिमी शाखा है दोस्तों, एक है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में बंगला है, असमी है और उड़िया किसमें आ जाती है? आपकी पश्चिमी शाखा में। और पूर्वी शाखा में आ जाती है आपकी देवनागरी आ जाती है, राजस्थानी आ जाती है, गुजराती हो जाती है, महाजनी और कैथी आ जाती है। तो आपको पूछा जाता है कभी कभी देवनागरी लिपि नागरी की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हम कहेंगे पश्चिमी शाखा से निकली है। ठीक है, पूछा जाएगा कि भाई भारत की सभी लिपियां ब्रह्मी से ही निकली है या भारत की सभी लिपियां किससे निकली है? ब्रह्मी से निकली है। किससे निकली है? ब्रह्मी से। ठीक है, पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्रह्मी ही क्या है? आपकी भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, जैसे आपसे कहेगा देवनागरी, देवनागरी से संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, नेपाली है। ठीक है दोस्तों, यहां से ब्रह्मी से प्राचीन, संस्कृति व नेपाली।
पाली है। गुरुमुखी से कौन सी है? पंजाबी। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो भारत में सबसे पहले बोली जाती थी कौन सी? संस्कृत। ठीक है, चलिए जी, प्रश्न पूछा जाता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? ये प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था दोस्तों। किसमें हुआ है? जयभट्ट के शिलालेख में। चलिए, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किसमें आया है? 2017 यूपीएससी परीक्षा का आपका ये सवाल है। तो ये कह रहा है रोमन में जर्मन लिखी जाती है, फ्रेंच भी लिखी जाती है और स्पेनिश। कौन सी नहीं लिखी गई है? कुल्ली। कुल्ली किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न पूछा जाता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका फिजी। कहाँ में किया गया था? फिजी। ठीक है, आपसे पूछा जाए 11वां, तो 11वां आपका कहाँ का किया गया था? मॉरिशस। ठीक है, पोर्ट लुइस की राजधानी कहाँ पे? मॉरिशस में क्या किया गया था आपका? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। चलो दोस्तों, यहां से इसकी थीम पूछी जा सकती है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन उसकी थीम क्या थी? तो पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक क्या थी इसकी थीम थी। पूछा जाएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका मॉरिशस में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? मॉरिशस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों ये किया गया था नागपुर। कहाँ किया गया है? नागपुर। कब किया गया है? 1975। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम वर्ड क्या थी? तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या है वो इसकी थीम वर्ड? वसुधैव कुटुंबकम। जो आपका G20 का आपका थीम थी वही क्या थी? आपकी पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या थी? थीम थी। चलो दोस्तों, तो आपकी G20 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। उसकी थीम थी भी क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। याद रखेंगे। चलो जी, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसी को कहा जाता है स्रोत भाषा। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्रोत भाषा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव को कहा जाता है अनुतान। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुतान। तो याद रखना, ये यूपीपीसीएल का एआरओ का परीक्षा 2018 में आया हुआ सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो आपको पता है मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। किनको कहा जाता है? विद्यापति। आपसे कहा जाएगा भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला। ठीक है, भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? आपको पता है सरोजनी नायडू को कहते हैं। सरोजनी नायडू। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किन्हें कहते हैं? तो आपको पता है लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। किनको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए जी, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नागिक धीरे धीरे, यह रचना किसकी है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। कौन है साथियों? कमलेश्वर। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखने का। चलिए, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, दसन ज्योति नगभीर। पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, जायसी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कबीरदास हैं। तो इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए दोस्तों, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, मराठी, पंजाबी या सदुकड़ी। तो कबीरदास जी किस भाषा के कवि थे? सदुकड़ी भाषा के कवि थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे आता है कथा सम्राट किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें कथा सम्राट किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। यहाँ से आता है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साथियों, हमने रचनाओं की एक बहुत अच्छी वीडियो, मतलब साहित्य संबंधित हमने वीडियो बनाई है। उसमें आकर आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ रचनाएं अलग से ऐड की है जो आने लायक है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर करा रहे हैं, अन्यथा हम उसी को रिवाइज करा दिए थे। चलो जी, जयशंकर प्रसाद जी को याद करना है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? शंकर जी। शंकर जी को क्या होता है? प्रेम, प्रेम से प्रेम राज्य याद रखेंगे। हमने स्टार्टिंग की थी पहले कामायनी से।
ठीक है। प्रेम से शंकर जी को क्या होता है, प्रेम, प्रेम राज्य। प्रेम किस प्रकार का है, उनके अंदर कामना जागी। अब कामना जागी है प्रेम की, तो पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। प्रेम में क्या पुरस्कार मिलता है क्या, नहीं, पुरस्कार तो नहीं मिलेगा। इनका प्रेम क्या हो गया है, पथिक। तो प्रेम पथिक, अगर किसी आदमी का प्रेम टूट जाता है तो क्या निकलेगा, आंसू। आंसू से क्या बनेगा, झरना, और झरना से क्या बनेगा, लहर। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है शंकर जी को हुआ है प्रेम, प्रेम, प्रेम राज्य। याद रखेंगे प्रेम किस प्रकार का है, कामना जागी है, कामना जागी है, तो उसके लिए पुरस्कार तो नहीं मिलेगा। तो पुरस्कार किसकी रचना है, आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। अब प्रेम क्या हो गया, पथिक टूट गया, और जब किसी का प्रेम टूटता है तो क्या निकलते हैं, आंसू। आंसू से क्या, झरना, और झरना से क्या, लहर। याद रहेगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा, इनकी कुछ कहानियां देखो। प्रेम कोई छोटे मोटे आदमी का तो टूटा नहीं है, भोले शंकर का प्रेम टूटा है। तो आकाश में क्या जले होगी, तड़ाक भड़ाक, मतलब प्रतिध्वनियां होंगी, और बहुत सारा इंद्रजाल सा क्या हो जाएगा, छा जाएगा, और चारों तरफ क्या हो जाएगी, छाया। तो हल्के पल के आदमी का टूटता तो कोई बात नहीं थी। अब बात क्या हुआ कि ये प्रेम में क्या हो गए, मर गए। अरे ये तो मर गए, ये तो मर गए, इरावती। क्या है भैया, इरावती। फिर क्या बन गए, कंकाल। कंकाल से क्या बने, तितली। ठीक है। जब आदमी मर जाता है तो क्या बनते हैं, नाटक। तो नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे ये क्या है, ध्रुव स्वामी। ठीक है, याद रखेंगे। हमने इसके लिए पूरी रचनाओं से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखे है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। कैसे, जयशंकर प्रसाद जी को हुआ प्रेम, प्रेम से प्रेम राज्य। प्रेम हुआ है तो क्या जागी, कामना। कामना के इन चीजों के लिए पुरस्कार मिलता है कि नहीं। प्रेम क्या हो गया, पथिक। पथिक से क्या बहेंगे, आंसू। किसी का प्रेम टूटा है, फिर झरना से लहर। अब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, भोले शंकर थे, तो आकाश में क्या होगी, प्रतिध्वनियां होंगी, इंद्रजाल छा जाएगा और छाया छा जाएगी। ठीक है। चलो जी, मुंशी प्रेमचंद क्या कर लेते, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी लोग, आपको पता है मुंशी लोगों को क्या रखा जाता है, काम पर रखा जाता है। ठीक है। तो साथ ही बाकी मुंशी प्रेमचंद की जी की बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि मुंशी जी को, अगर आप लोग मुंशी जी की बात करते हैं तो मुंशी लोगों को क्या किया जाता है, मुंशी लोगों को काम पर रखा जाता है। और मुंशी लोगों से क्या ली जाती है, प्रतिज्ञा। क्या ली जाती है दोस्तों, प्रतिज्ञा। क्या करेंगे, सेवा करेंगे। क्या करेंगे, सेवा। सेवा से सेवा सदन याद रखेंगे। क्या नहीं करेंगे, गवन। तो गवन इन्हीं की रचना है दोस्तों। गवन किन की रचना है, इन्हीं के उपन्यास है गवन। ठीक है। क्या करेंगे, दान करेंगे। दान से याद रखना, गोदान। दान से क्या याद रखेंगे, गोदान। किसका, भूमि का। कर्म भूमि, रंग भूमि। कर्म भूमि, रंग भूमि। लेकिन मुंशी जी को क्या हो गया, प्रेम। प्रेम से प्रेमा। मुंशी जी को क्या हो गया, प्रेम। प्रेम से क्या रखेंगे, प्रेमा। प्रेमाश्रय भी याद रख लेंगे। किससे हुआ है बे दोस्तों, निर्मला से हुआ है। और निर्मला से प्रेम हुआ है तो बात कहां पहुंची, मंगलसूत्र। बात कहां पहुंची है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र से क्या पहुंची है, वरदान। वर्षवाक, वर का मतलब है दुल्हा, तो वरदान। अब ये क्या कर गए थे, ये भूल गए थे कि भाई ये आए थे काम करने के लिए। भूल गए थे निर्मला कैसे घर की बेटी है, निर्मला है बड़े घर की बेटी। कौन सी रात है, पूस की रात है। कौन सी रात है, पूस की रात है। किसके किनारे, मानसरोवर के किनारे। क्या कर दिए, ईद के चांद क्या पहना दिया, कफन। तो इनकी जो काया थी, काया को क्या कर दिया, कल्प कर दिया। तो काया कल्प इनका 2024 में पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यहां से इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र। ठीक है। ये उपन्यास क्या रह गया इनका, अधूरा। वेरी इंपोर्टेंट है आपके, इसकी पूरी संभावना है कि इनका कौन सा उपन्यास आ सकता है, मंगलसूत्र इनका उपन्यास आ सकता है। दूसरा कौन सा आ सकता है, निर्मला। दूसरा कौन सा आ सकता है, निर्मला। आ सकता है प्रेमाश्रय। क्या आ सकता है, प्रेमाश्रय। आ सकता है सेवा सदन या गोदान। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि भाई जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास आ सकता है, तो इनका आ सकता है इरावती। इरावती क्या रह गया था, अधूरा। इरावती क्या रह गया था, अधूरा। ठीक है दोस्तों, तो इनका वेरी इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है, तितली। तितली भी क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है। बाकी आप ये देख सकते हैं, आंसू, झरना। ठीक है। और कामायनी भी आ जाता है, प्रेम पथिक भी आता है। चलिए जी, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या के हरि कौन है, अयोध्या के हरि है आपके श्री राम। और श्री राम जो है सभी के क्या है, प्रिय है। तो प्रिय प्रवास। ठीक है। इनको कहां भेजा गया दोस्तों, वनवास। कहां भेजा गया, वनवास। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या से। ठीक है। अब बात क्या है, जब ये वापस आते हैं तो इनके लिए क्या किया जाता है, कलश तैयार किए जाते हैं। इनके प्रति क्या हो जाता है, प्रेम बिल्कुल पंच हो जाता है, अब उसे तोड़ा नहीं जाता। और जो जनता है, तो जनता अब कैसे रहती है, ठाट बाट से रहती है। कैसे रहती है, ठाट बाट से रहती है। ठेठ हिंदी का ठाट किसकी रचना है, अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। अयोध्या के लोग कैसे रहने लगे, फिर ठाट बाट से रहने लगे। किसके, उसमें अपने हरि के राज में।
ठीक है, क्या है, प्रेम प्रपंच याद रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रिय प्रवास याद रखेंगे, क्या रखेंगे, वैदेही वनवास सविनी की क्या है, रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अब बात कर लेते हैं रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो रंगभूमि अभी बताया, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, रंगभूमि और कर्मभूमि प्रसिद्ध उपन्यास है किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, धर्मवीर भारती धर्म की सी बातें करते हैं, जैसे ठेले पर हिमालय, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, और पूछा जाएगा भाई बंद गली, मुर्दों का गांव, ये सब किसकी रचनाएं होंगी, धर्मवीर भारती की रचनाएं होंगी। चलिए जी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत में से हम क्या देख लेंगे, मित्र को देख लेंगे साथियों। किसको देख लेंगे, मित्र को। ठीक है, मित्र मतलब बंधु, मित्र मतलब बंधु, तो हम याद रखेंगे रश्मि बंधु। अब मित्र कैसा हो, काला हो या बूढ़ा, मित्र तो मित्र होता है, काला हो या बूढ़ा तो मित्र क्या होगा, मित्र ही होता। क्या हो, चितकबरा, चितकबरा से याद रखेंगे चिदम्बरा। ठीक है, और जो मित्र है उनकी जो गूंज है, मित्रों की गूंज युग युगांतर तक क्या करती है, फैलती है, युग युगांतर तक क्या करती है, फैलती है। तो मित्र, मित्र क्या होता है, बंधु, रश्मि बंधु। मित्र कैसा हो, काला हो या बूढ़ा, मित्र मित्र होता है सुमित्रानंदन पंत। और कैसा हो, चितकबरा। मित्रों की जो गूंज है, गूंज से गुंजन, गूंज से गुंजन कहाँ पहुंचती है, युगों युगांतर तक क्या करती है, फैलती है। ठीक है, पल्लव की इनकी रचनाएं है, याद रखिएगा। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है, सबसे इंपोर्टेंट है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1968 में, कब, 1968 में इनको मिला है साथियों ज्ञानपीठ। क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला है, ज्ञानपीठ। भारत में पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। किनको, सुमित्रानंदन पंत जी को। दूसरा है काला और बूढ़ा चांद, इनके लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी। क्या मिला है, अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है इनको, तो इसके लिए मिला है काला और बूढ़ा चांद। ठीक है दोस्तों, चलिए रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है साथियों उर्वशी। कौन सी है, उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया है, 1972। कब दिया गया है, 1972। अब आती है कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है, तो कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है वो अज्ञेय जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। ठीक है, बड़े अज्ञानी टाइप के हैं, तो इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है, इनको भी सम्मानित किया गया है। यामा, वेरी इंपोर्टेंट रचना है, आप जानते हो यामा किसकी है, महादेवी वर्मा। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की क्या है, रचना है। और इनके लिए इनको पहली महिला है जिन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है। तो कब किया है, 1982 में। कब किया है दोस्तों, 1982 में इनको क्या किया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। पूछी है, अगली है चिदम्बरा, जो हम बता चुके हैं ये किसकी है, सुमित्रानंदन पंत। तो इस सवाल का जो जवाब होगा आपका क्या होगा, उर्वशी। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, द्वंद्व है, रेणुका है, चक्रवाल है, परशुराम की प्रतीक्षा, वेरी इंपोर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय भी क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है। हर को हरि नाम आप पढ़ सकते हैं, हारे का हरि नाम, बापू मेरा नाम, बापू मेरा नाम। तो बापू से किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर। हर को हरि नाम भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए जी, चिंतामणि किस लेखक की कृति है, तो अगर चिंता होगी तो किसको होगी, राम को। तो रामचंद्र शुक्ल किसकी, ये किसकी रचना है चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, रचना है। चलिए दोस्तों, यहां से आता है निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की रचना नहीं है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, भीष्म साहनी की रचना नहीं है। अमृतसर आ गया है, हानुस, तमस या आखिरी कलाम। जो ये आखिरी कलाम है, आप इसे बड़े परिचित हैं, ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना क्या है, आखिरी कलाम। ठीक है, और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और है जिसका नाम है पद्मावत। कौन सी है जी, पद्मावत। वेरी इंपोर्टेंट रचना है ये भी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको याद रखना है, भीष्म साहनी जी को तमस के लिए कौन सी रचना है, तमस। तमस के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। भीष्म साहनी को किसके लिए, तमस के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए, तमस के लिए। तो वेरी इंपोर्टेंट है ये तमस, ये किसकी है, भीष्म साहनी जी की एक रचना है। भीष्म साहनी की और महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे तमस है, भाग्य रेखा है, शोभा यात्रा है, अमृतसर आ गया है, हानुस है, ये क्या इनकी महत्वपूर्ण रचना है।
चलिए, महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ इस प्रकार है। अतीत के चलचित्र, ठीक है दोस्तों। अतीत के चलचित्र मतलब अतीत में जो महिलाएं होती थी, अतीत में जो देवियां होती थी, क्या करती थी, हवा में उड़ा करती थी। लेकिन आज की जो परियां हैं किस पे उड़ती हैं, यामा पर, यामा विक्की, ठीक है, स्कूटी टाइप की, उस पे क्या करती हैं, उड़ती हैं। जब यामा आती है, कोई गाड़ी आती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पूजा की जाती है दीप जलाकर। तो दीप शिखा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, नीरजा, और क्या होगा, गिल्लू। गिल्लू क्या है, यहाँ लोग याद रखना, ठीक है। ये क्या है, गिल्लू भी किसकी रचना है, आपकी महादेवी वर्मा जी की है। और सभी लोग क्या करते हैं, आपकी बाइक को निहारते हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो जलते हैं, फुकते हैं, फुक्कू लोग। वो क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं है, किससे लाया होगा, किस्तों पे खरीद के लाया होगा। तो वो अपनी अपनी कहानी राग अलापते रहते हैं। तो अपनी कहानी भी किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। याद रखेंगे, मेरा परिवार, रश्मि पथ के साथी, ये सब किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। याद रखना है गिल्लू, वेरी इंपॉर्टेंट है गिल्लू, ठीक है। निहार भी किसकी है, इन्हीं की है, ठीक है। चलो जी, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यामा के लिए क्या मिला है इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 1982 में। अतीत के चलचित्र भी किन्हीं की है, आपकी महादेवी वर्मा जी की ही है। चलो जी, अयोध्या सिंह हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या के निवासी कौन है, श्री राम। तो वो क्या थे, सबके प्रिय थे, ठीक है। और क्या बताई थी, वैदेही वनवास। और सभी लोग कैसे रहते थे, ठाट बाट से रहते थे, ठीक है ना। झरना किसकी रचना है, आपको पता है किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम प्रलाप अंधा युग आपकी किसकी है, धर्मवीर सिंह भारती, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है। तो निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है आपकी अग्निपथ। कौन सी है दोस्तों, अग्निपथ, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, पूछा जाएगा तोड़ती पत्थर किसकी है। तो तोड़ती पत्थर है आपकी निराला जी की है। किसकी है साथियों, निराला जी की है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गागर में सागर किसकी रचना है, गागर में सागर आपकी सूरदास जी की रचना है। किसकी है साथियों, सूरदास। आपसे पूछने लगे कि भाई रामचंद्रिका किसकी है, तो ये है केशवदास जी की। ये किसकी है, केशवदास जी की रचना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाई हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचना है, तो वो है अग्निपथ। चलिए, केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ ये है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है और रसिक प्रिया है। तो यहाँ पे कौन सी थी, रामचंद्रिका, ठीक है, केशवदास जी की। चलो जी, मैथिली शरण गुप्त को एक उपाधि से सम्मानित किया है, वो है राष्ट्र कवि। पूछा जाता है राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दी गई है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दी गई है, आपके मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है। अब अगर ये राष्ट्र कवि है, तो भारत के भारती भी किनके नाम पर है रचना, इन्हीं के नाम पर है। पृथ्वी पुत्र भी किन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। पंचवटी और साकेत इन्हीं के नाम पर है। इनको क्या हुआ है, यशोधरा से प्यार हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, रंग में भंग, किसके कारण, जयद्रथ ने क्या कर दिया, वध। तो जयद्रथ वध भी किसकी है, इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो याद रखना, मैथिली शरण गुप्त बड़े गुप्त प्राणी थे। इनको क्या कहा था, राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। इनको क्या कहा, इन्होंने रचना कैसी की है, फिर पृथ्वी पुत्र, तो कैसी की है, भारत भारती, ठीक है। एक आती है भारत दूरदशा, आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है, इन्हीं की नहीं है, ठीक है। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, बड़े अज्ञानी टाइप के हैं सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। सच्चे आदमी अज्ञानी ही माने जाते हैं, ठीक है, तो सीधी सादी बातें करते हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के इस पार उस द्वार। तो आंगन के पार द्वार किनकी रचना है, इन्हीं की है। हरी घास पर छड़बार, ठीक है। तो ये कहता है कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। इसके लिए मिला है इनको ज्ञानपीठ, इसके लिए क्या मिला है इनको, ज्ञानपीठ। और इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी। क्या मिला है, साहित्य अकादमी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलो, आपसे कहा जाए इनमें कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। परिमल है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है। तो आपको बताया जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो उनको क्या है, उनके अंदर क्या जागी, कामना जागी। प्रेम की क्या जागी, कामना। प्रेम राज्य से कामना जागी, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, जवाब ये हो जाएगा। पूछा जाएगा परिमल किसकी है, या अनामिका किसकी है। तो परिमल और अनामिका दोनों ही निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बड़े निराले थे। जूही की कली भी किनकी है, निराला जी की है। जूही की कली भी किसकी रचना है, निराला जी की रचना है, ठीक है, याद रखेंगे। तुलसीदास भी किनकी रचना है, इन्हीं की रचना है, तुलसीदास।
तुलसीदास भी किन की रचना है? इन्हीं की रचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी। नीरजा, नीरजा आपको पता है, नीरजा महादेवी वर्मा जी की है। अभी अभी बताया महादेवी वर्मा, किनकी है? महादेवी वर्मा। ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो अयोध्या के लोग कैसे रहते थे? ठाठ बाट से रहने लगे थे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किसकी है, किनकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या के लोग कैसे लगने लगे थे? ठाठ बाट से रहने लगे थे। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, किसकी पंक्ति है? तुम्हें पता है कि कोई आदमी अगर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले, किसी को प्रेम हो जाए और वो टूट जाए, तो सबको क्या समझाता है? भाई प्रेम ही मत कर लियो, चाहे कुछ भी कर लिए, तो वो क्या बन जाता है? पंडित बन जाता है। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि बस प्रेम ही मत कर लियो, जो प्रेम में ठोकर खाया हुआ है तो वो क्या करेगा? तो ये किसकी? आपकी कबीरदास जी की रचना है। राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये कौन है? आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है जी? मैथिली शरण। भीषम साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो तमंचा याद रखना, भीषम साहनी को किसके लिए दिया गया है? तमस, तमस से तमंचा याद रखें। ठीक है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो यह है तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र है परसाई की रचना, किसकी है जी? परसाई की। ठीक है। अमृत और विश्व किसकी रचना है? तो अमृत और विश्व है अमृत लाल की। किनकी है जी? ये अमृत और विश्व है अमृत लाल की रचना है, अमृत लाल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के, ठिठुरता हुआ गणतंत्र परसाई जी की है, अमृत और विश्व अमृतलाल जी की रचना है। चलो जी, अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी कौन सी है? अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अमृत राय जी है कौन है। तो आपको बता दें, ये है पुत्र किनके? ये पुत्र है आपके प्रेमचंद जी के। मुंशी प्रेमचंद के क्या है? ये पुत्र है। ये मुंशी प्रेमचंद के क्या है? पुत्र है। ठीक है, ये किनके पुत्र हैं? मुंशी प्रेमचंद के ये पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो इन्होंने लिखी है, इसका जवाब होगा कलम का सिपाही। ये रचना, इनकी रचना कौन सी है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कौन था? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कलम का सिपाही कौन था? मुंशी। आपसे पूछा जाए ये किसकी जीवनी है? तो जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद की। रचनाकार कौन है? रचनाकार है इनके पुत्र अमृत राय। ठीक है, ठीक है। आलोक पर्व, राग दरबारी, मुक्तिबोध, इनको आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? सबसे पहली बात है बहुरूपीय परिवार। ठीक है, आपका जो भारत है, आपका जो भारत है लगभग ऐसे करके कितने हिस्सों में बंटा है भैया? ये लगभग चार भाषा परिवारों में बंटा हुआ है। तो ये जो परिवार है ये सब कैसा है? आपका बहुरूपीय। थोड़ा सा इधर से ये वाला। ठीक है, तो बहुरूपीय परिवार ये है। नीचे का क्षेत्र कहलाता है द्रविड़ परिवार, थोड़ा बहुत आपका चीनी तिब्बती ऐसे करके फैला है, और थोड़ा बहुत आपका क्या है? ऑस्ट्रिक। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे कि भाई ये क्या है? आपका बहुरूपीय है। ठीक है, कितना परसेंट है? 73%। तो ठीक है, पूछा जाता है बहुरूपीय परिवार की भाषा है, तो उत्तर भारत में लगभग मराठी है, गुजराती है और हिंदी है। ये क्या है? आपकी बहुरूपीय परिवार की है। लेकिन तमिलनाडु, तो ये कैसी आपकी? दक्षिण है, और ये क्या है? द्रविड़। ये कौन सा है? द्रविड़। ठीक है, तो कौन सा परिवार है? द्रविड़। तो पूछा जाता है हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है? तो हिंदी किस परिवार से निकल के आती है? तो हिंदी आती है बहुरूपीय परिवार से। किससे निकल के आती है? बहुरूपीय परिवार से। ठीक है, हिंदी भारत में कितने भाषा परिवार है? 4। बहुरूपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। तो द्रविड़ कितना है? 73%। सॉरी, बहुरूपीय कितना है? 73%। द्रविड़ कितना है? 25%। और आपका ऑस्ट्रिक कितना है? 1.3। और चीनी तिब्बती कितना है? 0.7%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आता है भारत में बोलने के वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? आपका बहुरूपीय। ठीक है जी, यहाँ से कभी कभी देखो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, तो द्रविड़ में कौन सी बोली जाएगी? अब दक्षिण भारत का ये वाला एरिया है, इसमें द्रविड़ बोली जाएगी। देखो यहाँ क्या है? कर्नाटक है तो कन्नड़, यहाँ कौन सा है? केरल है तो मलयालम, तमिलनाडु है तो तमिल, और आंध्र प्रदेश में जो बोली जाएगी वो, ये सब कैसी हैं? आपकी द्रविड़ परिवार की हैं। तो मलयालम, कन्नड़, तमिल, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, जो कि इसकी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो ये सब किसकी? आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो द्रविड़ परिवार में आपकी कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, ये कैसी है? आपकी द्रविड़ परिवार की है। चलो जी, कौन सी नहीं थी? मराठी। हिंदी का जन्म किस भाषा से माना जाता है? हिंदी का जन्म किस भाषा से माना जाता है? तो हिंदी का जो जन्म माना जाता है वो है अपभ्रंश। हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? अपभ्रंश से। हिंदी के जन्म के विषय में अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सी भाषा है? संस्कृत। सबसे पहले कौन सी है? संस्कृत। फिर कौन सी भाषा आएगी? पाली। कौन सी आएगी? पाली। फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश,
इसके बाद अपभ्रंश का बिगड़ा रूप है अवट, अवट, और फिर है आपकी हिंदी। फिर क्या है जी? हिंदी। तो आपसे पूछा जाता है हिंदी का जो जन्म है वो किस भाषा से माना जाता है? तो जो ये अवट है ये इसका बिगड़ा रूप है, इसको कहा जाता है अपभ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश। तो इसलिए ये अपभ्रंश का ही रूप है। तो इससे क्या निकल के आएगी? आपकी हिंदी। तो हिंदी का जन्म जो माना जाता है वो किससे माना जाता है? अपभ्रंश से। लेकिन पूछने लगे हिंदी की आदि जननी, तो हिंदी की जो शुरुआती भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। तो ये कहलाएगी आदि, प्रारंभिक। कौन सी? आदि जननी कौन है? आपकी संस्कृत। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। चलिए, तो ये है हिंदी का विकास क्रम। संस्कृत आएगा, पाली आएगा, प्राकृत आएगा, अपभ्रंश आएगा, अवट आएगा, हिंदी आएगा, प्राचीन हिंदी। पूछा जाए कि भाई अपभ्रंश और हिंदी के बीच कौन सी भाषा आ जाती है, वो कौन सी है? अवट। अवट क्या है? अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप। क्या है? अवट। अपभ्रंश किसका है? प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है। प्राकृत किसके द्वारा बोली जाती है? महावीर, स्वामी, जैनों के द्वारा। पाली किसके द्वारा? सभी उपदेश किसमें थे? गौतम बुद्ध के थे। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। अपभ्रंश का अगर हम वाल्मीकि खोजें तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? स्वयंभू। इनको कहा जाता है स्वयंभू, जिनकी रचना है पहुंचरऊ। क्या है? पहुंचरऊ। वाल्मीकि क्यों कहा है? क्योंकि अर्थात इसका नाम क्या है? राम काव्य। क्या नाम है? राम काव्य। तो हम कहेंगे भैया अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। ठीक है। अवट, अवट को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप कहते हैं। अपभ्रंश ये भ्रंश है भैया। अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप किसे कहते हैं? अवट को कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे, या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवट को ही कहा जाता है। ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट बात है, इससे समझ। आपसे पूछा जाता है भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से प्रारंभ होता है? ये कहता है आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक प्रारंभ होता है? तो ये है 1000 ईस्वी से अब तक का समय किसमें आता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और ये आपका यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन। ठीक है। तो बात आती है कि भारतीय आर्य भाषा क्या है, कालक्रम क्या है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय आर्य भाषा आपकी कितने हिस्सों में थी? 3 हिस्सों में थी। कितने हिस्सों में बटी थी? 3। ये है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये है मध्यकालीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। ये आधुनिक। अगर हम बात करें प्राचीन की, तो प्राचीन का जो कार्यकाल होता है वो 1500 BC से चालू होके 600 BC तक चलता है दोस्तों। 1500 BC से कहां तक चलता है? 600 BC तक। 1500 BC में आपकी इसमें बोली जो बोली जाती है, जो भाषा यूज होती है, एक होती है लौकिक संस्कृत। कौन सी है? लौकिक संस्कृत। और एक होती है वैदिक संस्कृत। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक होती है लौकिक संस्कृत और एक होती है वैदिक संस्कृत। ठीक है। हाँ या ना? एक होती है लौकिक संस्कृत और एक होती है वैदिक संस्कृत। अब बात कर लेते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी आपकी? ये है आपकी, यहां से बात करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी सबसे पहले आएगी पाली। सबसे पहले कौन सी आएगी? पाली। दूसरे नंबर पे पाली आएगी आपकी 600 से 1 ईस्वी एडी में आ जाएंगे। और दूसरी आएगी प्राकृत। प्राकृत है 1 से 500 ईस्वी, 1 से 500 ईस्वी। इसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का है 500 से 1000 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी। इसके बाद आता है आपका अवट, अवहट। और अवट का कार्यकाल है आपका 900 से 1100, 900 से 1100 ईस्वी किसका है? अवट का। वेरी इंपोर्टेंट रचना है, वेरी इंपोर्टेंट समय है, ध्यान रखना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वेरी इंपोर्टेंट है। पाली 600 से 1 एडी, 1 एडी से प्राकृत चालू होती है 500 एडी तक। फिर अब एडी का मतलब है ईस्वी। अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। लेकिन इसी के बीच कौन सी आती है? अवट। अवट है 900 से 1100 ईस्वी। और 1000 से यहाँ से चालू हो जाती है आपकी प्राचीन, आपकी हिंदी चालू हो जाती है, प्राचीन हिंदी। ठीक है। अब यहां से आपकी हिंदी का प्रारंभ है 1000 से अब तक का समय किसमें? आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के काल में आ जाता है। और ये क्या है? 1000 से। ठीक है दोस्तों। चलिए, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती रूप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अवट को। ठीक है जी। चलिए, अपभ्रंश के कितने हिस्से हैं? तो अपभ्रंश को 6 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? 6। कौन कौन से? महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण।
ठीक है, आप इसे थोड़े आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? अगर इसे थोड़ा आसानी से याद रखें तो आप इसे बना सकते हैं, एक डायग्राम के रूप में आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रख पाएंगे? तो आप एक छोटा सा डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और इसमें भारत का थोड़ा सा सही सा मैप बनाइए। मैं थोड़ा सही नहीं बना पाता हूं, ऐसे करके। ठीक है, आप बना लीजिएगा। यहां से आप बनाइए, इसमें थोड़े से आपके बनाने हैं राज्य। जैसे ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का राज्य आपका इस प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, आपका यहाँ से यहाँ तक का है गुजरात। ठीक है, ये क्या है? गुजरात। और यहाँ से यहाँ तक आपका राजस्थान फैला है, फिर हरियाणा आ जाता है, फिर इधर पे यूपी आपका चालू हो जाता है। यूपी ऐसे करके, ये यूपी फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे करके फैला हुआ है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका झारखंड है, ये बिहार है, और ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये क्या है? ऐसे करके पश्चिम बंगाल आ जाता है। यहाँ से ये पूरा असम का एरिया, ये बंगाल बीच में। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। यहाँ उड़ीसा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? उड़ीसा। अब यहाँ से हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे इसने कहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ पर है, MH महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा है सौर सैनी। सौर सैनियों की जो जमीन थी, सौर सैनी जो क्षेत्र है, सौर सैनी क्षेत्र आपका सूरवीरों का क्षेत्र, ये सौर सैनी में आता है। ये किस में आता है? सौर सैनी। आपका महाराष्ट्र में कौन सा आता है? महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है सौर सैनी में आता है। सूरवीरों की भूमि, मतलब जो हमारे कौन थे योद्धा थे, जो सूरवीर थे, उनकी भूमि कौन सी है? जैसे गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। कौन सा हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में दो राज्य आते हैं। पश्चिमी हिंदी में एक आता है हरियाणा और एक आता है यूपी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में दो राज्य आते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? सौर सैनी में। ये एरिया किस में आ जाएगा? सौर सैनी में। अब आता है अर्धमगधी। अर्धमगधी का मतलब है यहाँ से यूपी का आधा हिस्सा तो किस में आ गया? पश्चिमी में, और जो ये आधा हिस्सा बचा है, ये बचा है अर्धमगधी। किसमें बचा है? अर्धमगधी। ठीक है, किसमें बचा है? अर्धमगधी। अब आता है मगध। मगध का जो ये एरिया है, ये यहाँ से, ये तो यहाँ से जो ये बच गया, ये सब मगध का एरिया है। ये सब किसका एरिया है? मगध का। अब मगध में कौन सा आता है? बिहार भी आ जाता है, आपका उड़ीसा भी आ जाता है, बंगाल भी आ जाता है, और ये असम भी यहाँ पे क्या आ जाता है? मगध में ही आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 6। पहला है महाराष्ट्री, सौर सैनी, अर्धमगधी। अर्धमगधी कौन सा है? आपका यूपी का ये आधा हिस्सा है। ठीक है, अगला हिस्सा है मगधी। मगधी में बिहार आता है, उड़ीसा आता है, बंगाल आता है। बंगाल मतलब पहले हिस्से नहीं हुए थे, और क्या आता है? असम। ठीक है, अब आपका जो एरिया बच गया, जैसे पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया ये है। ये सब कैसा एरिया है? पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी मतलब पहाड़ी इलाका। दूसरा क्या है? ब्राचर, मतलब पंजाब है, सिंध है, वो क्या है? ब्राचर में है। जैसे ये पंजाब और सिंध किस में आ जाता है? ब्राचर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 6। महाराष्ट्री, सौर सैनी, अर्धमगधी, मागधी, खस और ब्राचर। ठीक है, ब्राचर में पंजाब और सिंध आ जाएगा। कोई डाउट है? अब बात आती है भाई महाराष्ट्री में कौन सी बोली है? ये है मराठी। सौर सैनी में कौन कौन सी है? गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में दो राज्य है, हरियाणा और यूपी। कौन कौन से? हरियाणा और यूपी, याद रखेंगे। अर्धमगधी में केवल पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? केवल पूर्वी हिंदी। ठीक है, मागधी में बिहारी है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है। खस में पहाड़ी इलाका। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें कुछ बोलियों को किस आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ से कहा है हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां 5 वर्गों में बांटी गई है। उनको कहा जाता है उपभाषा। उपभाषा में कौन कौन है? राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी और उड़िया है। तो कितने हैं? 5 हैं। कितने वर्गों में बांटा है उपभाषा में? 5 उपभाषाओं में। कौन सी उपभाषा नहीं है? याद रखना कौन सी है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब आपको राजस्थानी में याद करना है कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। टोटल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 18। तो इसमें याद रखना, ऐसे करके हिस्से बनाएंगे। ये पूरब है, तो पूरब में कौन सी है? जयपुरी। पूरब में कौन सी है? जयपुरी। और उत्तर में कौन सी है? मेवात। कौन सी है? मेवाती। और इधर कौन सी है? मारवाड़ी। इधर कौन सी है? मारवाड़ी। और यहाँ पे है मालवी। कौन सी भैया? मालवी। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो हम कहेंगे राजस्थान में ऊपर मेवाती है, मेवाती के जस्ट नीचे मालवी, पूरब में जयपुरी याद रखना। और जयपुरी की 2 बोलियां हैं। जयपुरी को कहा जाता है हाड़ौती। क्या कहा जाता है बेटा? हाड़ौती कहा जाता है, या कहा जाता है आपको इसे ढूंढारी। क्या कहा जाता है? ढूंढारी। ये क्या है? आपकी किसकी है? जयपुरी के ही 2 नाम है, हाड़ौती और ढूंढारी। अब इसके पश्चिम में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी 4 हो गई। राजस्थान में कितनी बोलियां हो गई? 4। याद रखना, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है, तो राजस्थान में 4 बोलियां। ठीक है, याद रखेंगे।
अब आ जाता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में मैंने दो राज्य बताए, एक तो बताया हरियाणा और एक बताया उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। हरियाणा में हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू। हरियाणवी को दूसरी भाषा में क्या दूसरी नाम से किस नाम से जाना जाता है? बांगरू। तो हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, खड़ी बोली को कोरवी कहते हैं। आपके यूपी में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये कहाँ बोली जाती है? यूपी में बोली जाती है। ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 1 2 3 4 5, याद रखना। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 5। और राजस्थान में कितनी बोलियां हैं? 4। याद रखेंगे ये बात। चलिए जी, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3। पूर्वी हिंदी में कितनी है? 3। अब छा, क्या याद रखेंगे? अब छा। ठीक है, ऐसे अवधि, वैसे बघेली और 6 से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है? अब छा याद रखेंगे। अब छा का मतलब है ऐसे अवधि, वैसे बघेली और 6 से छत्तीसगढ़ी। अब छा पूरब में, अब छा पूरब में पूर्वी हिंदी। अब आता है बिहारी। बिहार का मतलब है आपका मगध से वंश है। और बिहार में सबसे पहले कौन सी याद रखनी है? भोजपुरी। फिर मगही याद रखनी है। कौन सी? मगही, मगध से याद रखेंगे। मैथिली, इसमें ये बिहार में। अगली क्या बच गई आपकी? पहाड़ी। पहाड़ी में कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी, एक और है मंडियावली। मंडियावली, ये क्या है? ये 3 कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी में। और ये तीनों कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में बोली जाएंगी और उत्तराखंड में बोली जाएंगी। ठीक है, चलो जी, ये क्या हो गई हमारी जो बोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया? 5 उपभाषा के रूप में और 18 बोलियों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? जयपुरी। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? जयपुरी। बाकी सब किसकी है? उत्तर प्रदेश की। चलिए जी, कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो आपको पता है कोरवी किसे कहते हैं? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कोरवी किसको कहते हैं। तो यहाँ से देखो कि भाई कोरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ठीक है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। ठीक है दोस्तों, चलो, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पूर्वी हिंदी में आपको याद रखना है अब छा। क्या याद रखना है? अब छा। तो ऐसे अवधि, वैसे बघेली, 6 से छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है? मगही। मगही किसकी है? बिहार की है। मगही किसकी है? बिहारी। ठीक है, चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी पे याद लगाना भैया। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती। बांगरू कहाँ है? हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। चलो जी, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो हमें पता है वाराणसी को क्या कहा जाता है? काशी। वाराणसी को क्या कहते हैं? काशी। काशी नगरी कहते हैं ना वाराणसी को, इसीलिए यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? काशिका। इस क्षेत्र की बोली को क्या कहा जाता है? काशिका। पूछा जाता है हिंदी साहित्य को कितने कालों में वर्गित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को साथियों 4 कालों में वर्गित किया गया है। कितने कालों में? 4 काल आपके ये इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को कितने कालों में वर्गित किया गया है? 4। तो आदिकाल को तुम्हें पता है वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। वीर गाथा काल, वीरों की जो गाथा है किस काल में बताई जाती है? आदिकाल में। और इस वीर गाथा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल। कौन है मेरे भाई? रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, रामचंद्र कौन है? शुक्ल। भक्ति काल को क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे श्रेष्ठ काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ काल या श्रेष्ठ युग। ठीक है, भक्ति काल को और अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है स्वर्ण काल। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसे कहा जाता है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भक्ति काल को कितने नामों से जाना जाता है? श्रेष्ठ काल, स्वर्ण काल, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीति काल को कहा जाता है श्रृंगार काल। क्या है जी? श्रृंगार काल के नाम से कैसे जाना जाता है? रीति काल को नाम से, रीति काल को जाना जाता है। इनकी डेट को जरूर याद है। आदिकाल का है 1050 से 1375। आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375। भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 ईस्वी। रीति काल का समय 1700 1850। और आधुनिक काल का जो समय है भैया, आधुनिक काल से अब तक का समय 1850 से अब तक वेरी इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा जाएगा आधुनिक काल जो है उसका समय क्या है? तो 1850 से अब तक का जो समय वो क्या है? आधुनिक काल। ठीक है जी, चलिए बात कर लेते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है जी, चलिए आपसे पूछा जाता है भक्ति काल को किस किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल के बारे में हिंदी का श्रेष्ठ युग कौन सा है? भक्ति काल।
स्वर्णकाल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। और भक्ति काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन जो लोक जागरण की संज्ञा किसी की है? लोक जागरण की संज्ञा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है। किसे? भक्ति काल को। ठीक है। रीतिकाल, रीतिकाल को क्या कहा गया है? श्रृंगार काल। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है? इनको श्रृंगार काल कहा है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। रीतिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। कौन सा है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आपको याद रखना है रीति मुक्त में कौन से कवि हैं? घनानंद। रीति मुक्त में कौन से? और रीति सिद्ध में कौन से? बिहारी लाल। और रीतिबद्ध में कौन से? चिंतामणि। ठीक है। और भिखारी दास। बद्ध का मतलब बंधे हुए समझ लेना, चिंता भी है और भिखारी भी है, तो क्या है? चिंतामणि, भिखारी दास। चलिए जी, याद करने का तरीका। रीतिकाल के कवि नहीं है, रीतिकाल के कवि नहीं है। जैसे इन्होंने कहा बिहारी है, अभी बताया है, घनानंद भी है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद क्या नहीं है? रीतिकाल के कवि नहीं है। किस काल के कवि हैं? चलो ये आधुनिक काल के कवि है। कैसे देखेंगे? आदिकाल के कवि कौन कौन है? तो ये है स्वयंभू, चंद्रवरदाई, सरहपा, केदारवट। ठीक है। भक्त केदार। ठीक है। दूसरे भक्ति काल के कबीरदास हैं। कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं, जैसे बीजक, शबद, रमेनी, ठीक है, बीजक, सखी, शबद, रमेनी, बीजक, सखी, शबद, रमेनी, चारों की चारों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किसकी है? कबीरदास जी की रचना। किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक है। दूसरा है तुलसीदास, रामचरितमानस, कथावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है। ये किसकी? आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। पूछा जाएगा भैया सूरदास, तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी किनकी है? इन्हीं की रचनाएं है। मुल्ला दाऊद की है, चंदायन और लोहार। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, कुतुबन भी ज्यादा कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल, बिहारी लाल है, बिहारी सब सही है। भूषण की है, घनानंद, वियोगवली या इश्कलता। घनानंद की कौन सी है? घनानंद कैसे थे? घनानंद रीति मुक्त। घनानंद कौन से उसमें आते हैं? रीति मुक्त, इश्कलता, इनको इश्क हुआ है। फिर मतीराम। चिंतामणि की कौन सी है? रस विलास। चिंतामणि की कौन सी है? रस। आधुनिक काल, आधुनिक काल का मतलब 1850 से अब तक का काल क्या है? सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है? प्रेम बलेख, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, भारत दुर्दशा, ये सब किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जयशंकर प्रसाद की रचना हम करा चुके हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की। आधुनिक काल को फिर से अलग 4 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से? भारतेंदु युग। ठीक है। कौन कौन सा है? द्विवेदी युग। कौन सा है? छायावाद युग। और है आपका छायावादोत्तर युग। ठीक है। आपका पता है भारतेंदु युग को अलग से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से अलग से चलता है। लेकिन द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से कौन सा काल चलता है? द्विवेदी युग। ठीक है। अब खास बात क्या है? ये प्रथम व्यक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनको प्राचार्य की क्या मिली है? उपाधि। आचार्य की क्या मिली है? उपाधि, सॉरी, आचार्य की। याद रखना, पूछा जाएगा किस कवि को प्रथम आचार्य की उपाधि मिली, तो वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। छायावादी युग, छायावादी युग चलता है आपका जयशंकर प्रसाद जी के नाम से। ठीक है। इसमें आपके छायावाद में आते हैं जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, और बहुत से छायावादोत्तर युग में आते हैं नए कवि। ठीक है। तो इनको यहाँ से आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप यहाँ से देखिए। छायावाद का जयशंकर प्रसाद, निराला जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट है छायावादी युग। छायावादी युग अलग से फिर टूटता है शुक्ल युग में। ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रयोगवादी या छायावाद। तब देखो इसमें रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञे जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन है। ये किसमें? आपके छायावादोत्तर में। ठीक है। इंपोर्टेंट आदमी है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आता है एक शुक्ल युग। शुक्ल युग क्यों इंपोर्टेंट है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का नाम सुनते ही आपका दिमाग जाएगा ये तो द्विवेदी युग के, लेकिन नहीं, ये किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। शुक्ल युग कौन सा है? छायावादी युग के मध्य का हिस्सा, 19 से 38 के बीच के जो छायावादी युग है उसे किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग। ठीक है। किसके नाम पे चल रहा है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पे हुआ है। इस बीच में कौन से? मुंशी प्रेमचंद भी है, रामचंद्र शुक्ल भी और संपूर्णानंद है, लेकिन आपको याद रखें हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, ये भी चीज हम अपनी एक पहली कृति वाली रचना में करा चुके हैं, लेकिन आपके लिए हम इसे कंप्लीट साहित्य की वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने इन्हें फिर से डाला है। लेकिन फिर भी तो आपसे पूछा जाएगा, अपभ्रंश के प्रथम कवि हम बता चुके हैं स्वयंभू। इनको क्या कहा जाता है?
अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वाल्मीकि। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? पांचुरंग। कौन सी है? पांचुरंग। ठीक है, पांचुरंग का मतलब क्या है? राम काव्य। क्या है जी? ये राम काव्य, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। तो ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। और लल्लू लाल की बहुत अच्छी रचना है प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर। लल्लू लोगों को ही क्या हुआ है? प्रेम। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। किसकी है? चंद्रवरदाई जी की है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो ही है। ठीक है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजनाचार्य। ये चीजें हम अपनी में करा चुके हैं, अपनी एक पहली वीडियो में करा चुके हैं, आपको उसका इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? मीराबाई। हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन से हैं? सूरसागर काव्य है। और रचनाकार कौन है? सूरदास। ठीक है, राम भक्ति काव्य में रामचरितमानस। रचनाकार कौन है? तुलसीदास। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, हम ये बता चुके हैं। और स्वर्ण युग किस कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमल। किसकी है ये? नावादास जी की है। चलिए जी, आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चतुर्वेदी। मतलब चतुर आदमी ही होगा कोई, तो माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए मिला है भैया? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिमतरंगिणी के लिए। हिमतरंगिणी। ठीक है, हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1955 में। दोस्तों कब मिला है? 1955 में। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया है। तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो, या खड़ी बोली के को सबसे पहले किसने चालू किया है? अमीर खुसरो ने। भारत से प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसका? राजा राम मोहन राय। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रथम हिंदी पत्र कौन था? उदत मार्डन। कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ है जी। किसके द्वारा हुआ है? जुगल किशोर के द्वारा हुआ है। कहाँ से हुआ है? कोलकाता से हुआ है। कैसा है? साप्ताहिक है, मासिक है, दैनिक है? तो ये भैया साप्ताहिक है। उदत मार्डन कैसा है? ये साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से। किसके द्वारा किया गया भैया? तो ये थे जुगल किशोर। ठीक है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए भी है? हिमतरंगिणी है। माखनलाल चतुर्वेदी। कब मिला है? 1955 में। ठीक है जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत सुमित्रानंदन पंत। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। बूढ़ा हो या काला कैसा हो? चितकबरा। सुमित्रानंदन पंत किसका कब मिला है? 1968 में। ठीक है जी। और हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही प्रथम महिला कौन है? महादेवी वर्मा। कब मिला है? 1982 में। किसके लिए मिला है? यामा के लिए। ठीक है जी। चलो, आपसे पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके 24 भाषाओं में, 22 तो आपकी जो आपकी अनुसूची 8 में है और 2 और है, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। ठीक है, 22 तो आपकी जो भाषाएं आपकी किस में है? अनुसूची 8 में है, प्लस किस में? एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 22 और 2 24। तो 24 भाषाओं में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल है आपको इसके बारे में। देखो, साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। स्थापना कब हुई है? 1961 में। पहले प्रथम विजेता कौन है? जी शंकर कुरुप। कब मिला है? 1965। मलयालम है। भारत की प्रथम महिला विजेता है आशापूर्णा। कब से है? बंगला की वो है कब? और 58वां जो पुरस्कार दिया गया है 2024 में, वो 2023 वाला पुरस्कार मिला है। 2024 में दिया गया है, लेकिन 23 का पुरस्कार किसको मिला है? रामभद्राचार्य, जो संस्कृत के क्या है? बहुत बड़े आचार्य हैं, संस्कृत के जगत गुरु हैं। और उर्दू का भी किनको मिला है? गुलजार को। ठीक है, कौन सा? ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 2024 में मिला है, लेकिन 23 वाला है। ठीक है, तो किसको मिला है? रामभद्राचार्य। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? रामभद्राचार्य और गुलजार जी को। पूछा जाएगा 57 किसको मिला था? दामोदर मौर्य को। ठीक है, पूछा जाएगा साहित्य अकादमी नीलम शरण गौड़ किससे है? ये अंग्रेजी लेखिका है। कैसी है? अंग्रेजी। हिंदी को मिला है संजीव सहित कुल 24 लोगों को। संजीव सहित कितने लोगों को मिला है? 24 लोगों को। इसमें हिंदी में। ठीक है, सरस्वती सम्मान 22 वाला है। सुभद्रा कुमारी शिवा शंकरी सूर्यवंशम के लिए मिला है। और आपका 32वां व्यास सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी ज्ञान चतुर्वेदी कीर्ति पागल खाना के लिए मिला है। ठीक है, तो आप इनके 2024 में मिलने वाले पुरस्कार को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कब मिला है? 1968 में। किसके लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला है? 1972 में। ये इनको 8वां मिला था। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। पूछा जाता है 1978 में अज्ञे जी
सच्चिदानंद हीरानंद, ये तीसरे नंबर पे आते हैं पुरस्कार मिलने में। इनको कितनी नामों में कितनी बार के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को 18वां 1982 में मिला है। महादेवी वर्मा को कौन सा किस कृति पे मिला है? यामा पर मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो पुनर्गठन हुआ है साथियों, क्या हुआ है? पुनर्गठन वो हुआ है 1956 में। ठीक है, कब हुआ है? 1956 में। और पूछा जाएगा भाषा आधार पे कब बना है, तो वो राज्य है आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ है? 1 अक्टूबर। गठित हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को, लेकिन इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, किस अधिनियम के? 1 नवंबर 1956 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिभाई बच्चन किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं या किस प्रदेश से हैं? तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है या आसाम से है? तो इनका सभी का उत्तर होगा ये सब कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है साथियों, चलिए आपसे फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो साथियों ये थी आपकी हिंदी साहित्य की एक संपूर्ण क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके लिए कुछ सहायक हो सकती है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।